हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं लखनवी अंदाज यशपाल की रचना, जो एक व्यंग्य रचना है। तो यशपाल का हम पहले परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से ग्रहण करने के बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहाँ इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये अनेक बार जेल भी गए। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों को उपस्थित किया गया है बच्चों। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। समाज में विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास बच्चों भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता उनकी रचनाओं की विशेषता है। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है लखनवी अंदाज। ये एक व्यंग्य रचना है। इस व्यंग्य में लेखक ने स्थापित किया है कि दो उद्देश्य हैं इसके। एक तो ये कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जाती, और दूसरा ये कि पतनशील सामंती वर्ग पर इन्होंने कटाक्ष किया है कि वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हो गए हैं। तो बच्चों यहाँ कहना न होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को भी देखा जाता है, यानी कि सामंती जो परजीवी हैं। परजीवी वो होता है बच्चों जो दूसरों पर जिंदा रहता है। तो आइए हम पढ़ें लखनवी अंदाज, उनकी रचना। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चलने को उतावली थी। मुफसिल होता है बच्चों केंद्रशत नगर के इर्द गिर्द चलने वाली गाड़ी। पैसेंजर होता है बच्चों यात्री ट्रेन। उतावली होता है तत्परता। और आराम से सफ़र करने के लिए कहते हैं सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, यानी आपको भी पता है ट्रेन में 3 तरह की बग्गियां होती हैं, 3 तरह के टिकट मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और एक जनरल डिब्बा। तो भीड़ से बचने के लिए और एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। गाड़ी छूट रही थी, यानी चल रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर दौड़कर लेखक उसमें चढ़ गए। लेकिन जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था उसके प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब खाली नहीं था, मनुष्य से रहित नहीं था। एक बर्थ पर एक लखनवी अंदाज के नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यानी जब लेखक ने डिब्बे में एंट्री की तो वहाँ पहले से ही एक सज्जन बर्थ पर पालथी मारे बैठे थे, चौकड़ी मारे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे, और डिब्बे में हमारे सहसा अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन, यानी कि बाधा का असंतोष दिखाई दे रहा था। साफ दिख रहा था उनकी आंखों में कि उनका जो अकेले में बैठने का जो मकसद था वो उसमें बाधा डल गई है। सोचा, यानी मैंने अनुमान लगाया, हो सकता है ये भी नई कहानी के लिए हो, यानी नई कहानी के बारे में सोचने की उसी की चिंता में हो, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, यानी सामान्य अपदार्थ होता है जो खाने के लायक ना हो, अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने का संकोच हो। इनके मन में ये भी लज्जा हो कि वैसे तो मैं भद्र पुरुष हूँ, सज्जन हूँ, लेकिन खीरे जैसी सामान्य चीज़ खा रहा हूँ। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी जो ही हम डब्बे में आए तो उन्होंने कोई जोश नहीं दिखाया हम साथ के लिए। संगति होता साथ। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आंखें चुराना होता नज़रअंदाज कर देना। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। एक तो साहित्यकार हैं, दूसरा कल्पनाओं में खोए रहना उनकी आदत है कि क्यों कैसे हुआ। तो नवाब साहब की इस असुविधा और संकोच के बारे में कल्पना करने लगे। सोचा संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने का मन बना रखा था।
और इसीलिए किफ़ायत के यानी मितव्ययता से बचने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो, क्योंकि नवाब साहब हैं, फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। और अब गंवारा न हो, ये मान्य न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मजले दर्जे में सफ़र करते हुए देखे, यानी बीच के श्रेणी में उन्हें सफ़र करते, यात्रा करते देखे। अकेले सफ़र का समय काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पुरुष के सामने यानी सज्जन पुरुष के सामने खीरे जैसी सामान्य वस्तु पाने में संकोच हो रहा हो। हम कनखियों से, कनखी होता है तिरछी नज़रों से, नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, यानी एक बार बाहर देखे फिर अंदर। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, यानी ऐसा महसूस करवाया कि उन्होंने देखा नहीं था। आदाब अर्ज है, यह बच्चों अभिवादन का तरीका होता है। जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे, आप खीरा खाना पसंद करेंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन इस तरह एकदम बदल जाना अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, समझ लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए यानी भरम बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की तरह हरकत में लिथेड़ लेना चाहते हैं, शामिल कर लेना चाहते हैं। यानी हम कोई सामान्य आदमी नहीं है जो नहीं समझे कि आपको हमारा डिब्बे में आना अच्छा नहीं लगा। जवाब दिया, शुक्रिया, धन्यवाद, किबला शौक़ फरमाइए, आप ही खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय के साथ नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया, तौलिए से पूछा, जेब से चाकू निकाला और उनके सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। खीरे का कड़वापन दूर करने का ये तरीका है। फिर खीरों को बहुत एहतियात यानी सावधानी से छील कर फांकों को करीने से यानी ढंग से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। यानी लेखक के मन में तो एक बार यही आ रहा है कि ये कोई नवाब साहब नहीं, खीरा बेचने वाले हैं। फिर भी वो बता रहे हैं कि वो ग्राहक को जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। बच्चों आपने भी देखा होगा कई बार कुछ चीज़ें हम जैसे खरीदते हैं, जैसे कि पपीता आदि खरीदते हैं तो मसाला भी साथ में देते हैं रेहड़ी वाले। तो साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की जो चुटकी थी वो बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी कि ढंग, जबड़ों के सफरण यानी चलने अभी तैयारी हो रही है और जबड़े उसके स्वाद को महसूस कर रहे हैं यानी चलने लग गए हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उनके मुंह में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पलावित होता है बच्चों, पानी भर जाना हो रहा था। कोई भी ऐसी चीज़ हो जब हम उसकी तैयारी करते, चाट आदि बनाते हैं तो पहले ही मुंह में पानी भर जाता है कल्पना मात्र से ही। तो वही नवाब साहब के हो रहा था। हमने कनखियों से देखकर सोचा मियाँ रईस बनते हैं यानी अमीर बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं यानी हकीकत पर आ गए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। ये छोटे प्रश्नों में अनेक बार आता है कि कहाँ का खीरा है, लखनऊ का कौन सा खीरा है, बालम खीरा है। तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताज़े खीरे की पनियाती यानी कि रसीली फांके देखकर हमारे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, पहले ही मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना था, अब तो केवल उसको निभाना था, इसलिए निभाना उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही यानी इच्छा नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, हमारा आमाशय भी कमज़ोर है। किबला शौक़ फरमाइए, आप ही खाइए। नवाब साहब ने तृष्ण आँखों से यानी प्यासी आँखों से नमक मिर्च के छिड़काव से चमकती फांकों की ओर देखा। खिड़की
के बाहर देखकर एक निश्वास यानी लंबी ठंडी सांस ली। खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले आए। एक फांक को उठाया, होठों तक ले आए, मुंह में पानी भर आया। पानी का घूंट गले से उतर गया, यानी खाने के उससे पानी आ गया पहले ही। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया बिना खाए। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास लाकर वासना के रसा स्वाद को महसूस कर खिड़की के बाहर फेंकने लगे। सारी फांकें उन्होंने ऐसे करके फेंक दी। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ पोंछा, होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, यानी कि आँखों में चमक थी गौरव से, मानो कह रहे हों कि ये ख़ानदानी रईसों का तरीका है। यानी ऐसा लग रहा है मुझे बता रहे हैं कि ये नवाबों का, ख़ानदानी रईसों का खीरा खाने का तरीका है, क्योंकि बच्चों नवाब हमेशा अलग दिखने की कोशिश करते हैं। नवाब साहब की खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थकान, यानी खीरे को उन्होंने काटने में, धोने में जो तैयारी की थी और जब जो इस्तेमाल का तरीका था उससे थक कर लेट गए। हमने तस्लीम में सिर खेम लेना पड़ा, यानी कि सिर झुकाना पड़ा इस तैयारी और इस सब को देखकर। ख़ानदानी तहजीब यानी शिष्टता, नफासत, स्वच्छता और नजाकत, कोमलता, वाह क्या तरीका है, क्या शिष्टता है, क्या स्वच्छता है और क्या नजाकत है। कितनी सफाई से दिखा दिया नवाब साहब ने कि अमीरों का खीरे खाने का भी ढंग इस तरह का होता है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध मात्र से, खीरे की सुगंध और स्वाद मात्र से की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस यानी कि बढ़िया या एब्टेक्स तरीका, यानी ये ऐसा उपाय ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु यानी इसको सही तरीका ज़रूर कह सकते हैं अपना दिखाने का, पर क्या ऐसे तरीके से उदर की संतुष्टि, उदर होता है पेट, संतुष्ट तृप्ति होता है, संतुष्टि हो सकती है? क्या इससे पेट भर सकता है? नवाब साहब की, अभी हम ये कल्पना ही कर रहे थे कि नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, यानी पेट भरने के बाद जो डकार आती है वो भी सुनाई दी। और नवाब साहब ने कहा, हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, यानी कि स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील होता है, देर से पचने वाला, जो जल्दी आसानी से ना पचे, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी स्वादिष्ट तो होता है लेकिन मुश्किल से पचने वाला है, आसानी से पचता नहीं, इसलिए आमाशय पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, यहाँ हमारी जो ज्ञान का मर्म था, रहस्य था, वो खुल गया, पहचान लिया ये है नई कहानी के लेखक। यानी हमने समझ लिया कि ये कोई और नहीं, ये नई कहानी के लेखक हैं जो हमें बताना चाहते हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डिकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो लेखक की समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं, ये भी नई कहानी के लेखक हैं और हमें बताना चाहते हैं कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, मात्र लेखक की इच्छा से। दोनों उद्देश्य पूरे हुए, ये बताने का भी कि रईसों का अपना तरीका होता है, किस प्रकार उन्होंने ये दिखा दिया कि खीरे को कैसे खाया जाता है, सूंघने मात्र से। तो बच्चों आप इसको सुनिए, समझिए
और जो इसमें इसके शब्दार्थ बताए गए हैं उनको अपनी कॉपी पे लिखिए। कल से हम इसके प्रश्न लिखेंगे। धन्यवाद।